वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। इसी बीच आपको अमेरिका लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं किस तरीके से यूएस में भारत का डंका बज रहा है। और ये देखिए आप, क्या कुछ कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, सुनिए। एक प्रकार से भारत का फुल मैप बना दिया है। हिंदुस्तान के हर कोने के लोग यहां नजर आ रहे हैं। आप यहां दूर दूर से आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहां अमेरिका में मुझे जितना प्यार, जितना स्नेह मिल रहा है वो वाकई अद्भुत है। और इसका श्रेय यहां अमेरिका में आपकी मेहनत, आपके व्यवहार, अमेरिका के विकास में आपके योगदान को जाता है। मैं अमेरिका में रहने वाली मां भारती की हर संतान का अभिनंदन करता हूं। मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का भी आभारी हूं। बीते 3 दिनों में लगातार हम साथ रहे। बहुत सारे विषयों पर हमारी खुल करके बातचीत हुई और मैं अनुभव से कहता हूं, वे एक सुलझे हुए अनुभवी नेता है। भारत अमेरिका पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत प्रयास रहा है और मैं सार्वजनिक रूप से उनके इस प्रयासों की सराहना करता हूं। साथियों, इन 3 दिनों में भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला
भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। तो अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, तमाम तरीके की बातें वो करते नजर आ, और ये अपने आप में तस्वीर बेहद खास हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन यूएस पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत होते हुए संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का जिक्र भी किया है, और साथ ही साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका का जो निर्माण है वो इस विचार के साथ हुआ था कि यहां रहने वाले सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलेगा, और अब आपने ये करके भी दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूएस में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी है, और उनमें से कुछ लोग गर्व से इस संसद के में प्रतिनिधि जो बैठते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस है उनकी तरफ इशारा करते हुए ये कहा है कि उनमें से एक मेरे पीछे ही बैठी है। पीएम ने कहा, मुझे बताया गया है कि यहां पर समोसा कॉकस अब इस संसद का हिस्सा है। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इस सदन में विविधता के रंगों के साथ साथ भारतीयों की भी कोई कमी नहीं। भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग और गहरा होना चाहिए। भारत और अमेरिका के संबंधों की मधुर गीतमाला पीपल टू पीपल टाइज के सुरों से पिरोई गई है। इन संबंधों का उदाहरण हमें कदम कदम पर देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की माताजी डॉक्टर श्यामला गोपालन 1958 में भारत से अमेरिका आई थी। उस समय अधिकांश लोगों के पास फोन नहीं होता था, और इसलिए उनकी माताजी हाथ से लिखकर अपने परिवारजनों को पत्र भेजा करती थी। And around our country, we see the impact of Indian Americans from the C-suites of American companies to neighborhood businesses, from the studios of Hollywood to university research labs across our country. So as many of you know, India is a very important part of my life. When my sister Maya and I were growing up, our mother would take us from the Bay Area to India pretty much every other year. And the purpose of those trips were many, including that we would well understand where she came from, what produced her, so that we could spend time with our grandparents, with my uncle and our chittis, and to really understand the love of good idli. And we traveled to visit my grandparents in what was then called Madras. And I will tell you, my grandfather was one of the most favorite people in my life, truly. We were pen pals, in fact, throughout my childhood. And I was the eldest grandchild. And so, as I'm sure many of you know, culturally, to be the eldest has a certain significance. And so I took full advantage of that status in our family. इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र पहुंचेंगे। 2 दिन मिस्र में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही अमेरिका की यात्रा पूरी करके आज मिस्र पहुंचेंगे। 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का वो दौरा करने वाले हैं। भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। साथ ही साथ हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। आपको बता दें, अल सीसी से मिलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत इकाई के साथ विचार विमर्श करेंगे। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अल सीसी से मिलने से पहले
वो विचार विमर्श करेंगे। तो 2 दिन मिस्र में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बेहद खास दौरा उनका रहने वाला है। अमेरिका की यात्रा पूरी करके आज मिस्र जाएंगे और आपको बता दें कि 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का वो इस दौरान दौरा करने वाले हैं। वहीं भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे और यहाँ पर बता दें आपको कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अल-सीसी से मिलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत इकाई के साथ विचार विमर्श करेंगे। शीला रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित आपको बता दें कि वितरता उत्सव में वो शिरकत करने वाले हैं। वहीं श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की वो आधारशिला भी रखते नजर आएंगे। तो अमित शाह का आज का क्या कुछ दौरा रहने वाला है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर वो रहने वाले हैं। कई अन्य विकास परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। तो लखनऊ से खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कुछ दौरा रहने वाला है। 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज विशाल जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। मथुरा के सेठ बीएन पोद्दार कॉलेज के ग्राउंड में संबोधन उनका होगा। वहीं ब्रज तीर्थ विकास परिषद की भी बैठक है जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ लेते नजर आएंगे। आपको बता दें कि बैठक में ब्रज के विकास के नए प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और आज पहली बार मथुरा स्थित अपने नए ऑफिस में भी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठने वाले हैं। तो अपने आप में ये तस्वीर भी बेहद खास हो जाएगी। हालांकि जैसे वो मथुरा पहुंचेंगे उसके हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहने वाले हैं। बलिया और कुशीनगर जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बलिया में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। बलिया के बाद कुशीनगर जाएंगे डिप्टी सीएम। कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में वो शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसमें शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो 2 जिलों का ये दौरा, बलिया और कुशीनगर जाएंगे ब्रजेश पाठक की जानकारी है। बलिया में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बलिया के दौरे के बाद कुशीनगर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। कुशीनगर में भी कई कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में वो शामिल होंगे, ये जानकारी है। और इसके अलावा भी कई कार्यक्रम आज के दिन प्रस्तावित डिप्टी सीएम के कर रखे हैं जिसमें वो शामिल होंगे। वहीं एक और बड़ी खबर है, मणिपुर हिंसा को लेकर बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। आपको बता दें अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में ये बैठक होगी। मणिपुर में करीब 50 दिनों से शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। मेतई और कुकी समुदाय के बीच ये जो हिंसा थी वो भड़की थी। करीब 1.5 महीने पहले दोनों समुदाय के बीच हिंसा हुई थी और अब तक सैकड़ों लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। और यही कारण है कि इस पर अमित शाह ने चिंता जाहिर की है और सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मणिपुर की स्थिति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। नई दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक होगी। 50 दिनों से जिस तरीके से शांति बहाली का प्रयास किया जा रहा है और उसको देखते हुए आपको बता दें कि ये बैठक की जाएगी। तो लखनऊ से खबर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कुछ दौरा रहने वाला है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज मध्य प्रदेश जाएंगे अखिलेश यादव। गोंडा रानी वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। आदिवासी समाज द्वारा सतना में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो अखिलेश यादव का आज क्या कुछ दौरा रहने वाला है उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर कई कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे। तो यहाँ पर सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके दौरे की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश जाएंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि इस दौरान गोंड
रानी वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर है, किसानों की रिहाई को लेकर धरना आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण धरने पर अब शामिल होने वाले हैं, ये जानकारी है। प्राधिकरण दफ्तर के बाहर चल रहे किसानों के धरने पर वो शामिल होंगे। चंद्रशेखर रावण किसानों की रिहाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। 25 जून को जिले में मुख्यमंत्री के आगमन पर काली पट्टी बांधकर विरोध यहां पर जताया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब किसानों की रिहाई को लेकर धरना यहां पर दिया जाएगा। तो यूपी बोर्ड के छात्र अब सावरकर को किताबों में पढ़ेंगे और ये अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। यूपी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष जहां भड़क उठा है, वहीं बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर सावरकर से जुड़े किसी भी फैसले पर विपक्षी पार्टियां विदक क्यों जाती है। स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर को लेकर जो कहानियां बताई जाती हैं वो कितनी सही है, इसे ठीक से समझे बिना क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना वाजिब है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नई पीढ़ी को अपने महापुरुषों के बारे में जानने का हक नहीं है। अभी रिपोर्ट देखिए। यूपी के नौनिहाल पढ़ेंगे वीर सावरकर का इतिहास। सरकार के फैसले पर विपक्ष का वार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर सियासी विवाद एक बार फिर गहरा गया है। यूपी सरकार ने वीर सावरकर को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला क्या किया, पूरा विपक्ष बिदक गया है। सावरकर के विरोध में कांग्रेस जहां सबसे ज्यादा मुखर है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने बाकायदा माफीनामा लिखा जिसमें लिखा कि मैं कभी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग नहीं लूंगा, और उन्होंने लगातार देश की आजादी की लड़ाई जिसको लेकर लाखों लाख हमारे देश के वीर शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी चढ़ गए। सच्चाई यही है कि जब जब सावरकर पढ़ाए जाएंगे तब तब लोग ये जानेंगे कि देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने भाग न लेकर उस आजादी की लड़ाई का विरोध किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुखबिरी की। अगर सावरकर का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उन हजारों क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा भारत माता की आजादी के लिए, सीने पर गोली खाई भारत माता की आजादी के लिए, और ये देश आजाद हो इसलिए पूरा जीवन जेल में बिता दिया। अगर उनका अपमान करके एक माफी वीर को अगर आदर्श बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो इसका जवाब ये देश और जनता। वैसे यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में कुल 50 महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया गया है, लेकिन विपक्ष को ऐतराज सिर्फ सावरकर को लेकर है। सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष को सावरकर से ही ऐतराज क्यों है। फिलहाल जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है उसके मुताबिक 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 50 महापुरुषों की जीवन गाथा शामिल किया गया है, जो इसी साल जुलाई से पढ़ाए जाएंगे। इनमें सिर्फ सावरकर ही नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर समेत 50 महापुरुषों के नाम शामिल हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सावरकर को लेकर विवाद हुआ हो। अभी हाल ही में कर्नाटक में सावरकर को लेकर भी खासा विवाद हुआ, जब कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार ने सावरकर को पाठ्यक्रम से हटा दिया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके कांग्रेस सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
बीजेपी सरकार के दौरान सावरकर की जीवनी को कर्नाटक के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। वैसे इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सावरकर का विरोध करके पर्याप्त छिछालेदर झेल चुके हैं, जब उन्होंने महाराष्ट्र में वीर सावरकर की जमकर आलोचना की थी। लेकिन इस आलोचना के बाद उन्हें महाराष्ट्र में अपने ही गठबंधन के साथी उद्धव ठाकरे के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। राहुल ने एक सभा में सावरकर को अंग्रेजों का मददगार कहा था और आरोप लगाया कि सावरकर ने डरकर माफीनामे पर दस्तखत किए थे। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने राहुल के बयान की आलोचना तो नहीं की, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो हमेशा सावरकर का सम्मान करते हैं। राहुल के बयान के बाद सावरकर के पौत्र रणजीत सावरकर ने शिवाजी पार्क थाने में राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कई सारे लोगों का महिमा मंडन करने के लिए जानबूझ करके बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया था। वीर सावरकर हो या श्याम प्रसाद मुखर्जी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, कई ऐसे नाम हैं जिनके उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व को छोटा आंकने का प्रयास किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इतिहास का पुनर्लेखन भी हो रहा है और ऐसे तमाम नाम जो है उनको वास्तविक सम्मान भी मिल रहा है। हम आजादी के अमृत काल में ऐसे तमाम महापुरुषों को स्मरण करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता सावरकर के विरोध में हमेशा से ही काफी मुखर रहे हैं। खासकर मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ने जिस तरह लगातार सावरकर की मुखालफत की है, उसका कांग्रेस नेताओं के पास एक ही आधार है, वो है सावरकर का कथित माफीनामा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या वाकई कांग्रेस के आरोप सही हैं? क्या वाकई सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था? तकनीकी रूप से देखें तो ये बात पूरी तरह गलत है। दरअसल जिसे कांग्रेस माफीनामा कहती आई है वो एक सामान्य सी याचिका थी, जिसे फाइल करना राजनीतिक कैदियों का सामान्य कानूनी अधिकार था। पारिक घोष, जो क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई थे, उन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ HRA का गठन किया था। इन सबने भी ऐसी ही याचिकाएं दायर की थी और उनकी भी याचिकाएं स्वीकार की गईं। जॉर्ज पंचम ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के राजनीतिक कैदियों को ऐसी सुविधाएं दी थी। सावरकर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब जब सरकार ने सहूलियत दी तब तब मैंने याचिका दायर की। सावरकर ने अपने छोटे भाई नारायण राव को जो पत्र लिखे, उसमें भी अपने पिटीशन के बारे में लिखा, कुछ भी छिपाया नहीं। यानी एक सामान्य सी याचिका जो सरकार की ओर से दी गई सुविधा का इस्तेमाल भर था, उसे माफीनामा बताकर कांग्रेस बरसों से राजनीति कर रही है और इसके लिए महात्मा गांधी के नाम का भी इस्तेमाल करती रही है। जबकि खुद महात्मा गांधी ने 1920-21 में अपने पत्र यंग इंडिया में वीर सावरकर के पक्ष में लेख लिखे। गांधी जी का भी विचार था कि सावरकर को चाहिए कि वे अपनी मुक्ति के लिए सरकार को याचिका भेजें। स्वतंत्रता व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। इसके बाद ही 1921 में 10 साल की सजा काटने के बाद सावरकर को सिविल जेल से रिहा कर दिया गया। यानी सावरकर का विरोध एक तरफ से सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, जिसमें तथ्यों का कोई अता पता नहीं। फिर भी अगर आज भी सावरकर के विरोध के जरिए कांग्रेस को अपना राजनीतिक एजेंडा सेट होता नजर आ रहा है, तो कांग्रेस की रणनीति समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि ये कहना गलत न होगा कि अगर महापुरुषों की जीवनी को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है तो इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, न कि कौवा कान ले गया कि तर्ज पर विरोध। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।